अभी नेक्स्ट पार्ट है ऑडिट का, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, पेज नंबर 528। अभी राइट्स एंड ड्यूटीज में कुछ जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज आएगा और कुछ स्पेसिफिक आएगा इन रिलेशन टू कंपनीज एक्ट वगैरह। ठीक है, तो पहला राइट्स एंड ड्यूटीज में हम लोग राइट्स कवर कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी राइट्स ऊपर देखो लिखा हुआ है, फॉलोइंग स्टैट्यूटरी राइट्स टू द कंपनी ऑडिटर। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी राइट्स टू कंपनी ऑडिटर। पहला जो राइट है वो है इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ऑडिट करना है तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, वाउचर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, असेट्स कहाँ पे फिजिकली वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे वो प्लेस में एंट्री उसको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब उसको राइट है। तो इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स ये जहां पे भी रखा रहेगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये हेड ऑफिस पे रखना कंपलसरी है। लेकिन अगर वो लोग कहीं और रख रहे हैं तो वो केस वो लोग को आरओसी से परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को हेड ऑफिस के अलावा कोई और प्लेस पे भी रख रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखा रहेगा उसका एक्सेस इसको मिलना चाहिए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सॉफ्ट कॉपीज में है यानी कि सर्वर पे लोड है तो सर्वर का एक्सेस इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका पहला राइट है। दूसरा है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एंट्रीज चेक करने के टाइम पे अगर कहीं पे भी उसको डाउट आया कि ये ट्रांजैक्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन का एंट्री का एफिड ऐसे क्यों आया, ये अकाउंट राइट ऑफ किया तो क्यों किया, कौन से बेसिस पे इसका वैल्यूएशन किया, एस्टिमेटेड अमाउंट कैसे फाइंड किया, ऐसा कोई कोई भी डाउट अगर उसको आया ड्यूरिंग ऑडिट तो वो उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। और ये वो लोग का ड्यूटी है कंपनी का कि वो लोग को ये एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह मिलेगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछा वो अपने ऑडिट नोटबुक में लिखेगा एज अ लीगल प्रूफ कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और ये वो लोग ने आंसर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पेक्ट ब्रांच ऑफिसेज एंड ब्रांच अकाउंट्स। जनरली ब्रांच के लिए एक सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है अगर ब्रांच काफी बड़ा है, कोई रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल है, कि जो हेड ऑफिस है काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जो मेन ऑडिटर है अगर वो ब्रांच तक नहीं जा सकता तो ब्रांच ऑडिटर रहेगा। लेकिन ब्रांच ऑडिटर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ब्रांच ऑडिटर रहेगा तो भी ब्रांच पे जा सकता है, वापस ऑडिट कर सकता है। और अगर ब्रांच ऑडिटर है ही नहीं तो उसके ड्यूटी में काउंट ही होता है कि उसको जाना ही पड़ेगा, वरना ब्रांच का ऑडिट कैसे हो। ठीक है, यानी कि जो असेट्स ब्रांच पे, जो वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह ब्रांच ने मेंटेन किया है वो चेक करने के लिए ब्रांच पे विजिट कंपलसरी है। इवन अगर ब्रांच अगर फॉरेन कंट्री में है तो कंपनी को उसको फॉरेन कंट्री का टिकट, रिटर्न टिकट, वहां पे रहने का खाने का खर्चा ये भी कंपनी को उठाना पड़ता है, ऑडिटर वहां पे भी जाके आता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव द रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर अगर अपॉइंट हुआ है तो वो अपना रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट मेन ऑडिटर के नाम पे रहेगा, वो मेन ऑडिटर रिसीव करेगा, वो अपने रिपोर्ट में ब्रांच का भी रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, तो जब भी अपना रिपोर्ट बनाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह, तभी इसको लिखेगा कि ब्रांच ऑडिट इज बीइंग डन बाय दिस एंड दिस सीए और फर्म ऑफ सीए। ठीक है, एंड द ऑडिट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रिपोर्ट। और उस पर उसका मेन जो पॉइंट्स रहेगा, जो उसका कंक्लूजन रहेगा वो भी अपने रिपोर्ट में वो ऐड करे। ठीक है, साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली उसके राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज दोनों में काउंट होता है कि उसको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह साइन करना है। अगर उसे साइन किया ही नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफाई हुआ ही नहीं, तो ऑडिट रिपोर्ट वैलिड गिना ही नहीं जाएगा। हैव द ऑडिट रिपोर्ट रीड एट एजीएम, वो ऑडिट रिपोर्ट को एजीएम में रीड भी करवा सकता है। ठीक है, यानी कि वो बोलेगा कंपनी को कि तुम लोग ये ऑडिट रिपोर्ट को एजीएम में रीड करो। ठीक है, तो वो केस पे एजीएम में वो रीड करना पड़ेगा, ये उसके राइट में काउंट होता है। यानी कि इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि उसको ऑडिट रिपोर्ट रीड करवाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके राइट में है। यानी कि अगर वो बोलता है कि ये पॉइंट्स को रीड करना एजीएम में, तो वो लोग को रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग्स, जो भी जनरल मीटिंग्स होगा उसका नोटिस
एक कॉपी ऑडिटर को भेजना कंपलसरी है, लेकिन ये उसका राइट में काउंट होता है कि उसको मीटिंग अटेंड करना है तो वो अटेंड कर सकता है, लेकिन उसके ड्यूटी में काउंट नहीं होता। ड्यूटी में बोला तो उसके लिए कंपलसरी नहीं कि उसको जनरल मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। अगर वो करना चाहता है, टाइम है, अटेंड कर ले, तुझे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन फोर्स नहीं है कि तुझे करना ही पड़ेगा अटेंड। ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, राइट में काउंट होगा, लेकिन नोटिस तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिजोल्यूशन पास करना है जिसके बारे में ऑडिटर को पता ही नहीं, तो उसको नोटिस जाना चाहिए। नोटिस में वहां पे एजेंडा लिखा हुआ रहता है, और एजेंडा में रिजोल्यूशन वगैरह पास करना है वो वहां पे क्लियरली लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अटेंड द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। अटेंड द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। जो ऑडिट कमेटी फॉर्म हुआ रहेगा उसका मीटिंग्स, इसको अटेंड करने का राइट है। अब ऑडिट कमेटी कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज पूरा डिटेल में अपन कवर करने वाले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक सब कमेटी, ठीक है, यानी कि ऑडिट कमेटी, जिसमें मेनली फाइनेंस रिलेटेड जो मैटर्स है उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेशन देने के लिए, गाइड करने के लिए, ठीक है, हेल्प करने के लिए ऑडिट कमेटी बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर्स आएगा तो ऑडिट कमेटी को मे बी पॉसिबल कि ऑडिटर का भी हेल्प लगे, कि हम लोग ये ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वैलिड है क्या, ये अलाउड है क्या, कंपनी ये ट्रांजेक्शन एंटर करेगा तो कुछ लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएगा ना। तो ऐसे चीजों के लिए वो लोग ऑडिटर को पूछ सकते हैं, उसका सजेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए ऑडिटर को राइट है कि वो ये ऑडिट कमेटी का मीटिंग्स अटेंड करे, लेकिन अगेन राइट है, ड्यूटी नहीं है। ठीक है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड यानी कि अगर उसको कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हुआ ऑन अकाउंट ऑफ डूइंग द ऑडिट वर्क ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, तो वो उसको इंडेमनीफाई कर सकता है। इंडेमनीफाई यानी कि वो पैसा क्लेम कर सकता है कंपनी से कि मेरा इतना इतना एक्सपेंसेस हुआ, आप अब ये एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर। ठीक है, यानी कि अगर सपोज ब्रांच, फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस मुंबई में, ब्रांच बैंगलोर में, और इसको बैंगलोर जाना पड़ा, तो वो जो भी फ्लाइट का चार्जेस रहेगा, वापस स्टे का, इवन खाने का चार्जेस रहेगा, लोकल ट्रैवल रहेगा बैंगलोर का, ये सब कॉस्ट वो कंपनी से रिकवर करे। वो अपने जेब से एक सिंगल रुपया डालता नहीं। इवन वो जेरोक्स निकालेगा वो भी पैसा कंपनी से लेगा, कि जेरोक्स आपके लिए मैंने निकाला, उसका भी पैसा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस वो रीइंबर्समेंट होता है। ठीक है, और ऑडिटर जब भी ऑफिस में आता है तो उसको खाने पीने से लेके सब फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। क्यों ऐसा? जितना टाइम वो खाने पीने में बिजी है उतना चेकिंग कम करेगा, चेकिंग कम करेगा तो क्वेरीज कम निकालेगा, तो एरर्स फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जनरली, मीन्स ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि ऑडिटर जब भी आता है तो उसको ऑफिस पे पूरा खाना वगैरह सब कुछ ऑफिस के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इवन जो आर्टिकल वाला आता है उसको भी वो टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि ऑडिट स्टाफ के हिसाब से आ रहा है। तो उसको भी मेनू कार्ड 2-3 ऑर्डर का दे रहे थे, तुझे जो मंगवाना है मंगवा, जितने का मंगवाना है मंगवा, कोई लिमिट नहीं। पिज्जा मंगवाना है पिज्जा मंगवा, कोल्ड ड्रिंक मंगवाना है कोल्ड ड्रिंक मंगवा, जूस मंगवा, पूरा दिन खाते पीते रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन। आउट स्टेशन ऑडिट में भी ऐसे रहता है। आर्टिकल वालों को थर्ड एसी वगैरह का टिकट मिलता है। ठीक है, कोई कोई फर्म रहता है कि जो थोड़ा सा कंजूस रहता है तो वो लोग स्लीपर क्लास वगैरह का देते हैं, लेकिन नॉर्मली थर्ड एसी वगैरह का टिकट मिलता है। तो थर्ड एसी से आना जाना, अगर क्लाइंट बहुत बड़ा है तो सीधा फ्लाइट का टिकट निकाल लेते हैं। और जो मेन सीए है और जो सीनियर सीए है वो तो फ्लाइट से ही जाते हैं। आर्टिकल वालों को थर्ड एसी से भेजते, वहां पे रहने का, 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल, उस पे रहने का, खाने का, जो भी ऑर्डर करो, जहाँ पे भी घूमने को जाना है, कार वगैरह सब कंपनी प्रोवाइड करे। जितना घूमेंगे उतना ऑफिस पे कम आएगा ना, घूमने दो ऐसा। फॉरेन ब्रांच रहेगा तो वहां पे भी जाने को मिलता। तो ऐसा एक देखा था मैंने एक आर्टिकल को, कि उसका लक इतना अच्छा था कि ऐसा सीए मिला कि जिसके पास फॉरेन ब्रांचेस वाला ऑडिट बहुत था। तो उसने आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में ही 3 साल में ही ऑलमोस्ट पूरा दुनिया देख ली, और वो भी सब कुछ ये क्लाइंट के खर्चे से। ऑलमोस्ट पूरा दुनिया देख लिया, पूरा यूरोप टूर हो गया, अमेरिका हो गया, जापान भी एक बार वो जाके आई, बहुत बहुत जगह पे वो जाके, अफ्रीका उसका आई थिंक बाकी है, बाकी का
यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया का मेजर पार्ट हो गया, दुबई वगैरह भी 2-3 बार जाके, सिंगापुर, दुबई वगैरह। ओके, तो राइट टू बी इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड यानी कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस वगैरह हुआ वो कंपनी से वो रिकवर करता है। ठीक है। अभी ड्यूटीज में क्या क्या आता है, तो पहला ड्यूटी है कि उसको इंक्वायर करना है। अगर ऑडिट के लिए आया और वो इंक्वायरी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑडिट होगा कैसे? अब इंक्वायरी कौन कौन से मैटर्स का करना है, तो फॉलोइंग मैटर्स वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 143(1), उसके हिसाब से उसको क्या क्या इंक्वायरी करना है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर कोई लोन से एडवांसेस कंपनी ने किसी को दिया है, तो उसका सिक्योरिटी वो कंपनी के नाम पे आया है कि नहीं आया है, और ये जो लोन्स और एडवांसेस दिया वो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या फिर इसके मेंबर्स के इंटरेस्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन डाला है कंपनीज के ऊपर कि तुम्हें मन में आया उतना लोन दूसरे कंपनीज को नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन डाला है। तो अपने को पहले इंक्वायरी करना है कि तुम लोग ने जो लोन्स दिया दूसरे कंपनी को, तो वो तुम लोग को लिमिट के अंदर कवर हो रहा है कि नहीं, यानी कि कंपनी को उतना लोन देना अलाउड है कि नहीं, इस पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। दूसरा कि अगर लोन दिया तो सिक्योर्ड दिया कि अनसिक्योर्ड दिया, अगर अनसिक्योर्ड दिया तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, सिक्योरिटी लेना चाहिए ना। चलो, सिक्योर्ड लोन दिया तो सिक्योरिटी में क्या लिया तुम लोगों ने सामने, फिक्स्ड एसेट लिया, करंट एसेट लिया, क्या लिया? और वो सिक्योरिटी जो लिया उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट साइन हुआ रहेगा। तो वो एग्रीमेंट किसके नाम पे है? ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर के नाम पे वो सिक्योरिटी दी है। यानी कि अगर सामने वाला कंपनी ने अमाउंट पे नहीं किया तो अपन वो असेट को टेक ओवर करेंगे, लेकिन अपन यानी कौन, तो कंपनी का डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के नाम पे रहना नहीं चाहिए, वो कंपनी के नाम पे सिक्योरिटी रहना चाहिए। ठीक है। और सबसे मेन, ये जो लोन्स और एडवांसेस दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी को खुद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लेकिन दूसरी कंपनी को जस्ट डायरेक्टर का फ्रेंड है इसके लिए वो कंपनी को लोन दे दिया। ठीक है, और इसके वजह से अपनी कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे आ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो जो लोन दिया है इज नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और इट्स मेंबर। प्रिजुडिशियल यानी कि कंपनी के अगेंस्ट में तो नहीं है ना, कंपनी के बुराई के लिए तो नहीं है ना, कंपनी के लिए कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है ना। ठीक है, तो वो पहला उसको इंक्वायरी करना है। ठीक है। सेकेंड, whether a transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स बुक्स पे रिकॉर्ड हुए हैं जो जस्ट बुक एंट्रीज है, ना उस पे कैश आया है ना कैश गया है, तो मैं नॉन कैश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं कि जहां पे कैश नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, जैसे जनरल रिजर्व से हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो कैश इन्वॉल्व नहीं है, एक रिजर्व कम हुआ दूसरा रिजर्व बढ़ा, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं मियर बुक एंट्रीज। कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस शीट का टोटल भी उतना ही है, रिजर्व सरप्लस का टोटल भी उतना ही है, जस्ट एक रिजर्व बढ़ा एक रिजर्व कम हुआ। तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन बुक्स पे रिकॉर्ड किए हैं तो वो कंपनी के फेवर में है या कंपनी के अगेंस्ट में है। ठीक है, अगर कंपनी के अगेंस्ट में रह गए तो वो ऑडिटर पूछेगा कि ये ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड किया, जब कंपनी को ये ट्रांजेक्शन से लॉस हो रहा है। समझा? चलो नेक्स्ट, in case of company other than investment company or banking company, whether so much of the asset of the company as consist of shares, debentures or other securities have been sold at a price that less than that at which they were purchased by the company। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर सपोज तुम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह अगर हो, तो उनका दिन रात काम ही ये है कि इन्वेस्टमेंट परचेस करो, सेल करो, प्रॉफिट कमाओ। अब हर बार प्रॉफिट तो नहीं होगा, अगर हर बार प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर मार्केट में रिस्क गिना ही नहीं जाएगा, तो कभी प्रॉफिट भी होगा कभी लॉस भी होगा, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर तुम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, ठीक है, तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा कि तुम लोग ने जो भी इन्वेस्टमेंट खरीदा उसमें से मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट अगर लॉस पे बेचा, जो प्राइस पे खरीदा था उससे कम प्राइस पे बेचा यानी कि लॉस पे बेचा, तो ऐसे लॉस पे बेचने का जरूरत क्या आया तुम लोग को? पैसा शेयर होल्डर का है, तुम लोग शेयर मार्केट में वगैरह पैसा डाल रहे हो और वहां पे लॉस कर रहे हो,
तो ऐसा क्यों लॉस हो रहा है तुम लोग को? या तो पैसा डालो ही मत अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट करने को नहीं आ रहा है तो। समझा? क्योंकि अगर शेयर होल्डर को अपना पैसा डुबाना ही रहेगा तो लोग खुद जाके इन्वेस्ट करेंगे। वो लोग ने तुम लोग को कंपनी चलाने के लिए पैसा दिया, तुम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो। तो तुम लोग का बिजनेस क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसपे से पैसा निकाल के तो उन्होंने अगर शेयर मार्केट वगैरह में डाला और वहां पे लॉस किया तो शेयर होल्डर का पैसा डूबा ना उसमें। तो वो डूबना नहीं चाहिए इसे, तो तुमने क्यों ऐसे लॉस पे बेचा, उसका रीजन बताओ। पॉइंट समझा? चलो नेक्स्ट। वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि कोई और कंपनी को या कोई और बंदे को लोन वगैरह देते हैं, और लोन कंपनीज एक्ट के हिसाब से लोन के ऊपर लिमिट है। तो ये लोग क्या करते हैं, लोन नहीं बता के वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने डिपॉजिट दिया है। ठीक है, यानी कि वो वापस आएगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना, ये इंक्वायरी करना पड़ेगा। यानी कि कहीं पे भी डिपॉजिट वगैरह दिखा तो उसको पूछने का कि डिपॉजिट क्यों दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना सपोज डायरेक्टर के दोस्त का एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी अपना डेटर है, ठीक है, या फिर अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर ले तो अपना क्रेडिटर है। अब अपनी कंपनी ने क्या किया, वो कंपनी को लोन दिया, और लोन देने के बाद में उसको लोन बताना नहीं था, तो उसका ऐसा बोला कि हम लोग को गुड्स खरीदना था, इसके लिए हमने डिपॉजिट दिया। ठीक है, तो इंक्वायरी करो कि डिपॉजिट क्यों दिया, बाकी कस्टमर डिपॉजिट नहीं मांगते तो यही कस्टमर को डिपॉजिट क्यों दिया तुम लोगों ने, जब ये जनरली ये इंडस्ट्री में डिपॉजिट का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो डिपॉजिट दिया क्यों, अगर सपोज डिपॉजिट दिया तो भाई गुड्स खरीदा तभी डिपॉजिट एड्रेस होगा ना, तो एड्रेस क्यों नहीं हुआ। समझा? तो ये सब इंक्वायरी ऑडिटर को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। ये अश्नील ग्रोवर वाला केस कि डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह था और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में पीएनएल में चार्ज कर दिया रेगुलर एक्सपेंस करके। अरे वो उसका पर्सनल है, बुक्स कंपनी के बुक्स में आएगा ही नहीं, डायरेक्टर से रिकवर करो वो अमाउंट। समझा? ठीक है, नेक्स्ट। Where it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether the cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been received, whether the position is stated in the books of account and balance sheet is correct, regular and not misleading। यानी कि अगर कोई कंपनी ने शेयर इश्यू किया तो वो शेयर इश्यू करने का कैश एक्चुअली मिला क्या। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो बुक्स पे वो शो किया है क्या कि हम लोग को ये पैसा नहीं मिला है। अब कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर्स वो लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या फिर खुद के नाम पे शेयर्स इश्यू करवा लेते। ठीक है, अब सामने शेयर इश्यू करवा तो पैसा देना कंपनी को, बोलते हैं बाद में देता हूँ, अभी शेयर मेरे नाम पे डाल दो, तो उसके डीमैट अकाउंट में शेयर चला जाता है, यानी कि कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया, लेकिन सामने पैसा आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये मैटर को इंक्वायरी करना है ऑडिटर को कि अगर शेयर इश्यू किया तो उसका पैसा आया कि नहीं। अगर आ गया तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताओ। कैश बुक में एंट्री रहेगा ना, पासबुक में एंट्री रहेगा, फिर कैश तो देगा नहीं, फंड ट्रांसफर ही करेगा, तो बैंक पे पैसा आया कि नहीं। ठीक है, और अगर पैसा नहीं आया, ठीक है, तो तूने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया क्या कि डायरेक्टर को हमने शेयर इश्यू किया लेकिन उसका पैसा नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टर भी डेटर में चला जाएगा ना। एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक डेबिट टू इक्विडेशन। तो पैसा नहीं है तो कैश और बैंक डेबिट नहीं होगा तो डायरेक्टर का नाम आएगा ना। तो वो अकाउंट में तूने प्रॉपरली शो किया क्या, डेटर्स की लिस्ट में डाल दिया तो किसी को समझेगा ही नहीं, उसका नाम अलग से आना ही चाहिए कि शेयर इश्यू किया, इसके लिए वो हमारा डेटर है, रेगुलर गुड्स के लिए डेटर नहीं है। समझा? ठीक है, तो ये उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये उसके ड्यूटी में काउंट होता है कि उसको रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, और रिपोर्ट में वो सेकेंड लास्ट टाइम में लिखा हुआ है कि उसको बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या क्या, फाइनेंशियल ईयर एंड में, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट। यानी कि कहाँ से टिक मार्क करो, वो थर्ड लाइन में देखो एडिशनली से है।
Additionally, he has to report whether, in his opinion, and according to best of his information and knowledge, the said accounts, financial statement give true and fair view of the state of company's affair. State of company's affair यानी कि balance sheet. As at the end of the financial year and P&L account and cash flow for the year. ठीक है, तो तीनों ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये उसको शो करना है. ठीक है. ऑब्वियसली अगर ऑडिट किया और रिपोर्ट दिया ही नहीं तो फिर ऑडिट करके कोई फायदा ही नहीं है, तो ये उसके मेन ड्यूटीज में काउंट होगा. उसके ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मैटर्स को इंक्लूड करना है. ठीक है, ड्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट. अब इसमें से कुछ मैटर्स ऐसे रहेंगे जो फाइनेंशियल रहेंगे, कुछ रहेंगे नॉन फाइनेंशियल. तो दोनों मैटर्स को कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 143(3) के अंदर दोनों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये मैटर्स एक लंबा चौड़ा लिस्ट है. ठीक है. अब इतना सारा तुम को याद नहीं करना है, तो कोई भी 5 से 6 पॉइंट इजी इजी छोटे छोटे जो रहेंगे वो ढूंढ लेने के, बस उतने ही रीड करने के. ठीक है, कोई भी 5 से 6 पॉइंट. क्या? 143 में ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ओके चलो, अभी पहला जो पॉइंट है ये तुम लोग इजीली याद कर पाओगे. तुम लोग को पहले पॉइंट में ये ऑडिटर का ड्यूटी है रिपोर्ट करना कि उसको जो जो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन चाहिए था वो उसको मिला कि नहीं मिला. ठीक है. So he has sought and obtained all the information expression to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on the financial statement. तो उसको इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन जो चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो कितने अमाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं मिला और उसका इफेक्ट पीएनएल पे और बैलेंस शीट पे कितने अमाउंट का है. ठीक है, तो ये पहला ड्यूटी. दूसरा ड्यूटी ये भी तुम लोग इजीली याद कर पाओगे, वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एंड प्रॉपर रिटर्न adequate for the purpose of his audit have been received from the branches not visited by him. तो उसके ओपिनियन से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट उसको मिला है कि नहीं मिला, मींस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी ने मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ये रिपोर्ट करना है. ठीक है. तीसरा वाला क्या है? हाँ, ये तीसरा वाला पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है. वो बोल रहा है कि जो ब्रांच ऑफिस है अगर उसका ऑडिट किसी और ने किया तो उसका रिपोर्ट उसने अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया है कि नहीं किया. यानी कि उसका रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव रहना चाहिए जिसमें सभी ब्रांचेस का ऑडिट रिपोर्ट भी कवर होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी तुम लोग याद कर पाओगे. पॉइंट नंबर 4 भी इजी है. कंपनी का जो बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट है डेल्ट विद इन द रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न्स. यानी कि बुक्स पे जो एंट्रीज है वो सेम एंट्रीज का इफेक्ट बैलेंस शीट और पीएनएल में गया है कि नहीं गया. ठीक है, ये तो सबसे इजी है कि वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज फॉलो हुआ है कि नहीं. ठीक है, तो ये तो लोग इजीली याद कर पाओगे. पॉइंट नंबर जी भी बहुत इजी है, वो भी दोनों याद कर पाओगे कि कोई भी डायरेक्टर है वो डिसक्वालिफाइड तो नहीं है ना. ठीक है, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है. ठीक है, तो डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि कभी कभी वो डायरेक्टर डिसक्वालीफाई होता है. तो ऑडिटर को चेक करना है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है क्या. अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसका नाम, क्यों डिस्क्वालीफाई हुआ, कौन से दिन को उसको निकाल दिया, ये सब इंफॉर्मेशन अपने को ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़ेगा.
पॉइंट नंबर आई बी जी है, ये तो ना बार बार हर जगह पे आता रहता है कि इंटरनल कंट्रोल वो इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो है कंपनी का वो इफेक्टिव है कि नहीं, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये शो करना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 जो लिखा है ना नेक्स्ट पेज पे, वो भी इजी है, वो भी तुम लोग याद कर पाओगे। अगर कोई भी अमाउंट डिले हुआ है, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड में डाल देना पड़ता है। तो वो उन्हें टाइम पे डाला है कि नहीं, ये अपने को शो करना है। यानी कि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना था, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का टाइम आ गया, डिबेंचर का रिडेम्पशन का टाइम आ गया, ये लोग ने उसका फंड ट्रांसफर करने के लिए चेक बनाया और वो इन्वेस्टर को ट्रांसफर किया। वो बंदा घर छोड़ के चला गया, चेक कंपनी को वापस आ गया, तो कंपनी 7 साल तक वेट करेगी। जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो गया, उसके 7 दिन के अंदर वो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, सेबी ने, ठीक है, वो फंड में वो पैसा डाल देने का वो कंपनी रख नहीं सकती। समझा? तो वो 7 दिन के अंदर वो पैसा इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में गया कि नहीं, अगर नहीं गया तो विथ इंटरेस्ट तूने डाला कि नहीं। ठीक है, वो अपने को रिपोर्ट देना है। बस इतने पॉइंट याद रखो, बाकी के पॉइंट कट कर दो। समझा ना? अभी नेक्स्ट, ड्यूटी टू प्रोवाइड रीजन फॉर एनी नेगेटिव रिमार्क और क्वालिफिकेशन। अगर ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू और देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स इन द ऑडिट ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि उसको ऐसा नेगेटिव रिपोर्ट क्यों देना पड़ा, कंपनी ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए ऑडिटर ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया। ठीक है, तो ऐसा बोल के नहीं चलेगा, नहीं मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ठीक नहीं लग रहा है? देखो बस मेरा मर्जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा आंसर उसको नहीं चलेगा, उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों नहीं लग रहा है, ऐसे क्या मिस्टेक्स है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसे क्या एरर्स है, क्या फ्रॉड्स है, क्या डिस्क्लोजर में मिस्टेक है, कौन से प्रोविजन कंपनीज एक्ट के कंपनी ने फॉलो नहीं किए। ठीक है, ये पूरा डिटेल उसको बताना पड़ेगा, तभी जाके वो जस्टिफिकेशन दे पाएगा कि मैं नेगेटिव रिपोर्ट क्यों दे रहा हूँ। सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट दे के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये उसके ड्यूटी में काउंट होगा। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ कैग। अगर सीएजी ने कोई डायरेक्शन दिया है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के केस पे ही एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस पे 180 डेज के अंदर सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करता है, वो ऑडिटर सीएजी बोलेगा वैसे ऑडिट करेगा। तो अगर उसे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगा कि नॉर्मल ऑडिट तो करी, उसके साथ साथ ये भी ऑडिट करके मुझे बता, तो उसको डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकता कि नहीं ये मेरे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग में कवर नहीं होता तो मैं नहीं करूँ। समझा? तो कैग का जो डायरेक्शन है वो उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज जो बोल रहा है, सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोल रहा है वो उसको कंप्लाई करना है। ठीक है, ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसके ड्यूटीज में काउंट होता है। स्पेशली जब ये फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक बाहर आने लगे, उसके बाद में ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अंदर ऐड किया गया कि ऑडिटर को ये काम दे दो कि जब भी उसको फ्रॉड के बारे में पता चले वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे। तो ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड ये दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करेंगे। पहला जो कैटेगरी है वो आता है अगर फ्रॉड का जो अमाउंट है इफ इट इज मोर देन 1 CR।
1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड रहेगा तो क्या करना है, और दूसरा आएगा इफ फ्रॉड इज लेस देन 1 CR। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो ये केस में सबसे पहला पॉइंट कि जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चला, ठीक है, उसने बुक्स अकाउंट चेक किया, उसको पता चला कि अरे यहाँ पे कुछ फ्रॉड एरर वगैरह कुछ है। एरर नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड यानी कि इंटेंशनल एरर, अनइंटेंशनल रहता है, और इतने बड़े अमाउंट का एरर नहीं होता 1 करोड़ का। ठीक है, तो फ्रॉड है। तो उसको जैसे ही फ्रॉड के बारे में पता चला, वो तुरंत 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, वो ऑडिट कमिटी को, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो, या तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइटिंग में लिख के देगा कि आपके कंपनी में ये जगह पे ये अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी, और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में जैसे पता चला उसके 2 दिन के अंदर उसको ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है। अब ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 45 डेज का टाइम दिया जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, अपना रिपोर्ट बनाने के। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रिप्लाई इन 45 डेज, 45 डेज के अंदर रिप्लाई करो कि आपको ये फ्रॉड के बारे में और क्या पता चला, फ्रॉड किसने किया है, कौन कौन इस पे इन्वॉल्व है, कितने अमाउंट का फ्रॉड है, और कौन से एरियाज है जहाँ पे फ्रॉड का चांसेस है। इसका एक रिपोर्ट बनाओ और वो लोग ऑडिटर को रिप्लाई करें। ठीक है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है कि अगर डायरेक्टर्स ने ही फ्रॉड किया है तो क्या रिप्लाई करेगा, हाँ हमने फ्रॉड किया है, वो तो रिप्लाई करेगा ही नहीं। तो या तो रिप्लाई आएगा या तो रिप्लाई नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी पहला, रिप्लाई रिसीव्ड, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अगर रिप्लाई मिला तो रिप्लाई मिलने के 45 डेज के अंदर, 45 नहीं, 15 डेज, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई, ऑडिटर टू सबमिट his report along with reply from board of directors or audit committee to central government। ठीक है, ऑडिटर को अपना खुद का एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में उसका खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है और डायरेक्टर्स ने क्या रिप्लाई दिया है, वो दोनों चीज अपने रिपोर्ट में ऐड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। यानी कि मे भी पॉसिबल कि ऑडिटर बोल रहे हैं कि टोटल 20 करोड़ का फ्रॉड है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने किया, और डायरेक्टर का रिप्लाई आया कि नहीं, फ्रॉड सिर्फ 2 करोड़ का है और वो कंपनी के कोई एक एम्प्लॉय ने किया। बड़े लोग हैं वो लोग, पैसा दे के कोई एम्प्लॉय के ऊपर डालते कि नहीं फ्रॉड तेरे नाम पे ले रहे, तुझे जेल से निकालने का काम हमारा, या फिर जेल में जा क्या तेरा फैमिली को हम लोग पैसा दे। ठीक है, तो डायरेक्टर अपना रिप्लाई देगा, तो ऑडिटर का व्यू क्या है और जो डायरेक्टर से रिप्लाई क्या है, वो दोनों चीज उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। यानी कि 45 डेज का टाइम था
ठीक है, तो अभी तक क्या टाइमलाइन है कि जैसे फ्रॉड पता चला उसके 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को लेटर लिखो। कौन लिखेगा? ऑडिटर लिखेगा, डायरेक्टर के नाम पे या ऑडिट कमेटी के नाम पे, और उनको बोलेगा कि देखो यहाँ पे फ्रॉड मुझे पता चला है, अब आप फर्दर इंक्वायरी करो, आप अपना रिप्लाई मुझे 45 डेज के अंदर। अगर सपोज ऑडिट कमेटी या डायरेक्टर्स ने 30 दिन में ही रिप्लाई दे दिया, तो 30 दिन से 15 डेज के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। 45 डेज से 15 दिन नहीं, रिप्लाई आने से 15 दिन। अगर रिप्लाई 20 दिन में आ गया तो 20 दिन से 15 डेज स्टार्ट होगा। अगर 45 डेज पे रिप्लाई आया तो 45 डेज से 15 दिन स्टार्ट होगा। तो जब भी रिप्लाई आएगा वहां से 15 दिन के अंदर ऑडिटर अपना खुद का रिपोर्ट बनाएगा, उसमें जो रिप्लाई आया है उसको अटैच करेगा और वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को देके आए। पॉइंट समझा? ठीक है। अगर 45 डेज खत्म हो गए और ये लोग का रिप्लाई आया ही नहीं, इफ नॉट रिप्लाई नॉट रिसीव्ड on completion of 45 days, auditor to submit his report to central government informing that no reply has been received from board of directors or audit committee within 45 days। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देगा कि देखो मैं 45 डेज तक वेट किया, 45 डेज ये तारीख को खत्म हुआ और ये तारीख से 15 दिन के अंदर उसको सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रिप्लाई कोई आया नहीं है। मेरे हिसाब से फ्रॉड कितने अमाउंट का है, किसने किया है, कौन से एक टाइप का फ्रॉड है, वो उसको पूरा डिटेल अपना रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लाई आया तो रिप्लाई आने से 15 दिन के अंदर, रिप्लाई नहीं आया तो 45 डेज कंप्लीट होने पे 15 दिन के अंदर उसको अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। ठीक है, रिप्लाई आया तो रिप्लाई को अटैच करो, रिप्लाई नहीं आया तो उस पर लिख दो कि मैंने 45 डेज तक वेट किया, रिप्लाई नहीं आया। समझ में आया? ठीक है, अब ये मैं टिक मार्क करवाता हूँ, टिक मार्क देख लो। सबसे पहले अगर अमाउंट ₹1 करोड़ और अबव है, 1 करोड़ का या फिर उससे ज्यादा करेगा, ठीक है, और ये कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के लिए, कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसने किया? ऑफिसर या एम्प्लॉय ने। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है? तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड और ऑडिट कमिटी नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड, 2 दिन के अंदर, seeking their reply or observation within 45 days। ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, अगर रिप्लाई आ गया तो क्या करना है? तो फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एंड रिप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 days। 15 days कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। ठीक है, अगर ऑडिटर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई, अगर रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट along with note containing the details of his report for which he has not received any reply or observation। तो उसे जो डायरेक्टर्स को कॉपी भेजा था 2 दिन के अंदर, वो कॉपी भी वो ये रिपोर्ट के साथ अटैच करेगा कि मैंने ये कॉपी डायरेक्टर्स को भेजा था, वो लोग का रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, किसको भेजना है? तो ये भेजना है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिल्ली में ही। ठीक है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कैसे भेजना है? तो सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट
with acknowledgement due or by speed post followed by email in confirmation of the same. तो रजिस्टर्ड पोस्ट आता है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट में पोस्ट ऑफिस का सिस्टम है, तो ना रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेजोगे, ठीक है, तो जो बंदे के नाम का है वो बंदे के हाथ में ही वो लोग दे, ठीक है, उसका सामने वाले का आईडी मांगते कि जैसे मेरे नाम पे अगर आया रजिस्टर्ड पोस्ट, तो पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिसर रहेगा वो मेरे से आईडी मांगेगा कि तू ही समीर है क्या, आईडी प्रूफ बता। जब भी मैं आईडी प्रूफ बताऊंगा तो वो मुझे देगा, ठीक है, बाकी किसी को नहीं देगा। तो उसमें वो साइन लेता है और उसका कॉपी वापस जिसपे सेंड किया तो उसको फॉरवर्ड होता है कि देख ये मैंने वो बंदे को दे दिया कंफर्मेशन के लिए। स्पीड पोस्ट वो रजिस्टर्ड पोस्ट का टाइप है लेकिन स्पीड में जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको एक ईमेल भी भेजना है, यही सेक्रेटरी भी एमसीए को, ठीक है, कि मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ये आपको भेजा है, वो इन्फॉर्म भी करके रखो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोल दे कि नहीं मुझे तो मिला ही नहीं, तो वो ईमेल भी बताएगा कि देख मैंने तो ईमेल भी भेजा था, अभी तेरा गलती है, तुझे नहीं मिला, तुझे मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था कि अभी तो मुझे मिला नहीं है। ये बड़ा मैटर है फ्रॉड यानी, ठीक है, तो इसके लिए दोनों ये चीजें होना चाहिए। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो, कुरियर नहीं चलेगा, प्राइवेट कंपनीज वगैरह नहीं चलेगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कंपलसरी, और उसके साथ साथ ईमेल। समझा? ये रिपोर्ट कैसे बनाना है, तो ऑन द लेटर हेड ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के लेटर हेड के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑडिटर का पोस्टल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, और साइंड बाय द ऑडिटर विच इज सील इंक्लूडिंग इज मेंबरशिप नंबर, जो सीए इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप नंबर है वो भी उस पर रहना चाहिए, ठीक है। तो लेटर हेड पे बनाना है, लेटर हेड में सीए का फर्म का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, वेबसाइट है तो वेबसाइट का डिटेल रहेगा, ठीक है, रिपोर्ट बनाया रहेगा, नीचे स्टैंप लगाएगा, वो साइन करेगा, स्टैंप में उसका मेंबरशिप नंबर रहेगा, उसका नाम रहेगा, ठीक है, और उसका साइन रहेगा, ये सब चीज उसके रिपोर्ट में रहना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जाएगा, तो फॉर्म नंबर एडीटी 4 में जाएगा, एडीटी 4, ठीक है। चलो ये हो गया अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का रहेगा तो, ठीक है, एक बार उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्टार्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को लेटर लिखेगा कि ऑडिटर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है। एनसीएलटी इन्वेस्टिगेशन का एक टीम बनाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा और कंपनी के ऊपर एक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाए। समझा? आगे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीएलटी का है, ऑडिटर का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। ऑडिटर का सिर्फ एक ही ड्यूटी बाकी रहेगा, एनसीएलटी जब भी उसको बुलाएगा इसको जाके एनसीएलटी को मिल के आना है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना है। समझ में आया? ठीक है। अब अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो क्या करना है, तो वो केस में इन्वॉल्विंग लेसर देन अमाउंट स्पेसिफाइड, यानी कि लेसर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो वो केस पे अगेन 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, वो डायरेक्टर्स को या तो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा, जैसे पहले रिपोर्ट बना रहा था वैसे ही वो अपना रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट में क्या लिखेगा, तो नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फ्रॉड कौन से टाइप का है, साइबर फ्रॉड है, अकाउंटिंग फ्रॉड है, ठीक है, क्या है। दूसरा, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और वो ऑडिटर अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए वो कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। एंड पार्टीज इन्वॉल्व, इस पे कौन कौन इन्वॉल्व है, अगर डायरेक्टर खुद ही इन्वॉल्व है तो भी रिपोर्ट तो डायरेक्टर को ही जाने वाला है।
ठीक है, तो बस इतना ही काम है। क्योंकि फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो जो 45 डेज वेट करना है, उसके 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, वो वाला पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। सिर्फ डायरेक्टर्स को बता दो कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, 1 करोड़ से कम का अमाउंट। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करो, बाकी बाकी उसको परेशान मत करो। समझा? ठीक है। अब ये जो ड्यूटी है, ये नीचे लिखा हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, उसको भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कॉस्ट ऑडिट हो रहा है और कॉस्ट ऑडिटर को फ्रॉड पता चला, तो वो भी ये सेम स्टेप फॉलो करेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड रहेगा तो डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा, 45 डेज तक वेट करेगा, और वो 45 डेज के अंदर रिपोर्ट आएगा या तो नहीं आएगा, 15 दिन के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट बना के देगा, ADT 4 में ही बनाएगा। जो सिस्टम स्टैट्यूटरी ऑडिट को है, वही सेम सिस्टम कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल होगा। समझा? और वैसे ही सेम वे सेक्रेटरियल ऑडिट को भी, अगर वो सेक्रेटरियल कंप्लायंस ऑडिट अगर वो कर रहा है और उसको फ्रॉड पता चला, तो उसको भी सेम स्टेप लेना है। यानी कि इसमें उसको वेट नहीं करना है कि कॉस्ट ऑडिटर को पता चला तो पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वो बता रहा है और वो बाद में एक्शन ले रहा है। ऐसे नहीं करना है। कॉस्ट ऑडिटर को पता चला फ्रॉड के बारे में, तो वो तुरंत वो खुद स्टार्ट करेगा, उसको स्टैट्यूटरी को बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझा? यानी कि ऑडिटर को आपस में मिलके डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वॉलंटरली मिलना है, मिलो, वो लोग के ड्यूटीज में काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर एक जन को फ्रॉड का पता चला, तो वो दूसरे के ऊपर डाल नहीं सकता। जिसको फ्रॉड के बारे में पता चला वो तुरंत एक्शन लेगा। एक्शन क्या लेना है वो यहाँ पे सेक्शन 143 में बता दिया। समझ में आया? ठीक है। ओके, चलो। तो ये हो गया रिगार्डिंग फ्रॉड। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में ये बहुत बार आया है। अभी ड्यूटी टू पे पेनल्टी वगैरह ना, ये कट कर दो, ये काम करेंगे। उसके बाद में ड्यूटी टू मेक कमेंट सॉर्ट बाय ऑडिट कमिटी ऑन सर्टेन मैटर्स, ये भी कट कर दो। अदर ड्यूटीज, अदर ड्यूटीज में छोटे छोटे 2 पॉइंट्स है, एक बार देख लो सिर्फ। प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी नया शेयर इश्यू कर रहा है तो प्रोस्पेक्टस में उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, और दूसरा कि ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना पड़ेगा। ये अदर ड्यूटीज में काउंट होगा। अब लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर यानी कि ऑडिटर को कभी लायबल गिना जाएगा, उसको कभी पनिशमेंट होगा। ठीक है। अब लाइबिलिटी, पहला है स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी में अंडर कंपनीज एक्ट 2013 उस पर सिविल लाइबिलिटीज, दो टाइप के लाइबिलिटी आता है, एक सिविल लाइबिलिटी, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है। तो सिविल लाइबिलिटी यानी कि तुम लोग को फाइन पेनल्टीज लगे, पैसा, जेल में नहीं जाओगे। और क्रिमिनल लाइबिलिटी जब भी आएगा ना, तो फाइन पेनल्टी उसके साथ जेल या दोनों, फाइन पेनल्टी और जेल और दोनों। तो जैसे रेलवे में वो आता है ना कि अगर कोई चेन खींचा, या फिर वो केरोसिन पेट्रोल वगैरह लेके जा रहा है, फटाके लेके जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट और ये 5,000 का फाइन या बोथ। ठीक है। तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में काउंट होता है। इम्प्रिजमेंट बोला यानी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में से फाइन होगा, यानी कि विदाउट टिकट पकड़ा तो कोई जेल में नहीं डालेगा, तो उनको फाइन कलेक्ट करेगा और छोड़ देगा। ठीक है। चलो, पहला, फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया, ऊपर ही ड्यूटीज में आया था कि प्रोस्पेक्टस में उसको स्टेटमेंट दे रहे हैं,
तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो लिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो उसको पता है कि ये गलत है और जानबूझ के फिर भी वो ऐड कर रहा है। कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि जो गलत है, उसको पता है कि गलत है, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो वो केस पे उसके ऊपर सिविल लायबिलिटी आएगा। ये सिविल लायबिलिटी सेम पॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी में भी आएगा। अगर वो मैटर काफी बड़ा है, ठीक है, और उससे किसी और को अगर हेवी लॉसेस हुआ, ठीक है, तो वो केस पे उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी आएगा फॉर द सेम पॉइंट। छोटा मोटा कोई इंफॉर्मेशन था कि जो गलत था, ठीक है, फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हुआ था कि कंपनी ने सभी आरओसी के रिटर्न्स ऑन ड्यू डेट फाइल किया, लेकिन एक रिटर्न उसका डिले हुआ था, तो गलत है। अब उसके लिए कुछ उसको जेल में मत डाल दो, रिटर्न लेट फाइल हुआ, उससे वो रिपोर्ट करना चाहिए था प्रोस्पेक्टस में, किया नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि सीधा जेल में चला जाए, तो उसको फाइन चार्ज करो कि उसे रिपोर्ट बराबर से दिया नहीं। देखिए कोई ऐसा मैटर कि जैसे कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ था लेकिन इसे इन्फॉर्म ही नहीं किया प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि अगर कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे शेयर होल्डर्स और उनको तुम लोग इन्फॉर्म ही नहीं करो कि कंपनी में फ्रॉड हुआ था, तो बहुत बड़ा मैटर है वो, मीन्स दूसरे लोगों को तुम लोग फंसा रहे हो, तुम लोग दूसरे लोगों से फ्रॉड कर रहे हो ये इन्फॉर्मेशन छुपा के, ठीक है। तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी में काउंट होगा और उसके लिए इम्प्रिजमेंट भी आएगा अलोंग विथ फाइन। समझ में आया? नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। मिसफीजेंस यानी क्या, तो वहां पे देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है मिसफीजेंस इंप्लाइज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अगर तुम लोग किसी का भरोसा तोड़ते हो या तो अपना काम प्रॉपरली नहीं करते ईमानदारी से, नेग्लिजेंस से काम करते हो, तो उसे मिसफीजेंस पे काउंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट घुमा दिया, ट्रैफिक पुलिस वहां पे खड़ा है लेकिन वो आराम से फोन पे बात कर रहा है, ड्यूटी पे ध्यान दे नहीं रहा है, वो मिसफिजेंस पे काउंट हो, ठीक है। तो मिसफिजेंस यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या तो तुम लोग किसी का भरोसा तोड़ोगे, ठीक है, कोई तुम पे भरोसा कर रहा है लेकिन तुम लोग उसको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, ओमिट कर रहे हो, ठीक है, तो मिसफिजेंस पे काउंट होगा। या तो तुम लोग अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, नेग्लिजेंस से कर रहे हो, ठीक है, वो मिसफिजेंस पे काउंट हो। हाँ, वो मिसफिजेंस पे काउंट होगा, नेग्लिजेंस है वो। तो ये सिविल लाइबिलिटी में ये काउंट होगा, ठीक है। अभी क्रिमिनल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो पहला क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये तुमको मैंने बताया ना कि अगर तुमने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया और उससे अगर किसी को लॉसेस हुआ, मैटर काफी सीरियस था, तो केस पे सिविल लाइबिलिटी के साथ क्रिमिनल लाइबिलिटी भी काउंट होगा। तो उस पर देखो नीचे लिखा हुआ है कि imprisonment for a term, सेकेंड लास्ट, सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लास्ट लाइन, imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 10 years, shall also be liable for fine which shall not be less than the amount involved in the fraud but which may extend to 3 times the amount of fraud involved. Moreover, where the fraud in question involves a public interest, the terms of imprisonment shall not be less than 3 years. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो उसमें मिनिमम जेल 3 साल का रहेगा, जो 10 साल तक जाएगा, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो केस पे 6 मंथ से लेकर 10 साल तक का इम्प्रिजमेंट रहेगा। और अगर फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो केस पे जो फाइन रहेगा
which shall not be less than 10 lakh or 1% of turnover of the company, whichever is lower. And if does not involve public interest, the person found to be guilty shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with a fine which may extend to 50 lakh rupees or with both. अब ये है ना, तुमने को आगे लाइन से सब ये पनिशमेंट ही दिया हुआ, ये तुमने को याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद नहीं रहेगा। सिर्फ ये जो पहला है प्रोस्पेक्टस का, वो एक ही याद करना, ठीक है, वो भी याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो। 6 मंथ से लेके 10 साल और पब्लिक इंटरेस्ट रहेगा तो 5 ईयर से लेके, सॉरी 3 साल से लेके 10, ठीक है, वो मेन याद करना है। और अमाउंट कितना है, जितना फ्रॉड का अमाउंट है, ठीक है, विच पे एक्सटेंड टू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, ठीक है। 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्न ओवर, विच एवर इज लोअर। अगर ये 10 लाख से कम का फ्रॉड रहेगा तो ऊपर वाला सिर्फ याद करना, ठीक है, नीचे वाला याद नहीं किया चलेगा। ऊपर वाले में क्या बोला है कि अगर 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर से कम का, सॉरी ज्यादा का फ्रॉड है, अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, तो ये पनिशमेंट आएगा 6 मंथ से लेके 10 साल, और जितना फ्रॉड का अमाउंट है उतना, विच में एक्सटेंड टू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, ठीक है। और अब पब्लिक इंटरेस्ट रहेगा तो पेनल्टी वही है, फाइन वही है, लेकिन जेल मिनिमम 3 साल, ठीक है। अगर 10 लाख से कम का फ्रॉड है, 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर उससे कम का फ्रॉड है, तो वो केस में इम्प्रिजमेंट रहेगा, ठीक है, 5 साल, अप टू 5 ईयर्स, 10 साल की जगह 5 साल तक का, और फाइन 50 लाख तक का, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, सी, डी, ई, एफ कट कर दो। अदर एक्ट, अदर एक्ट का भी सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट का याद करो, बाकी का सब छोड़ दो। ऑडिटर शैल बी पनिशेबल, जाने दो, वो भी पूरा कट कर दो। अंडर अदर एक्ट पूरा उड़ा दो। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, उस पर जस्ट इतना सुन लो, ज्यादा रीड मत करना, कट किया तो भी चलेगा, सिर्फ सुन के रखो कि इनकेस अगर आया तो तुम लोग लिख पाओ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर, ठीक है। तो अगर सपोज ऑडिटर ने प्रॉपर कुछ काम नहीं किया तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी लायबिलिटी बैठता है, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो उसने ब्रीच किए, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लायबल, ठीक है। बस उतना ही पॉइंट है, बाकी उसका रीड नहीं किया तो भी चलेगा, कट कर दो तो भी चलेगा। चलो अभी नेक्स्ट, ब्रांच ऑडिट। ब्रांच और जॉइंट ऑडिट बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, नॉर्मली आता है ये। चलो अभी ब्रांच ऑडिट बेसिकली क्या है, तो हमने पहले ये थोड़ा सा ओरली डिस्कस किया था, अभी प्रॉपर डिटेल में अपने को कवर करना है। तो पहले तो ये है कि कंपनीज एक्ट का प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ब्रांच
का जो मीन्स कंपनीज ये बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कंपलसरी हेड ऑफिस में रखे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ब्रांच बहुत लंबा है और बड़ा ब्रांच है, ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो ऐसे केस पे उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, वो स्लाइटली डिफिकल्ट है। तो ब्रांच को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने को अलाउ किया जाए, लेकिन उन लोगों को पीरियडिकल रिटर्न्स हेड ऑफिस को भेजना है कि ब्रांच पे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, असेट्स कितना है वगैरह। तो ये सब वो हेड ऑफिस को भेजते रहे। हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड मैटर्स को इनकॉर्पोरेट करेगा हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है। तो वो कंपनीज एक्ट को कंप्लाई कर रहा है ऐसा गिना जाएगा। ब्रांच के लिए दोनों सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते। वो ऑडिटर का ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, राइट्स, डिसक्वालिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का है वो सेम सब ब्रांच ऑडिटर को भी एप्लीकेबल हो। यानी कि अभी सीए या सीए फॉर्म रहना चाहिए, उसके पास भी सिक्योरिटी 1 लाख से ज्यादा का नहीं रहना चाहिए वगैरह, जो जो डिस्क्वालिफिकेशन में सीखा वो सब उस पर एप्लीकेबल होगा। रोटेशन वगैरह जो भी है वो भी सब उस पर एप्लीकेबल होगा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एप्लीकेबल, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बनाया गया है वो सेम प्रोविजन परी पासु इसको भी एप्लीकेबल होता है, सेम टू सेम एज इट इज उसको भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो है वो ब्रांच ऑडिटर को भी एप्लीकेबल होगा। समझा? अगर सपोज ब्रांच फॉरेन कंट्री में है और वहां पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? तो कंपनी जेड ये बोलता है कि तुम लोग वो कंट्री का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि वो कंट्री में जो वो लोग का लीगल सिस्टम है उसमें जो एपेक्स ऑडिटर अथॉरिटी है वो कौन ऑडिटर बन सकता है, वैसे बंदे को वहां का ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज ब्रांच यूएस में है और यूएस में इंडियन सीए अवेलेबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वहां पे तो भर भर के है, लेकिन फिर भी इमेजिन करो कि वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो यूएस में सीपीए करके डिग्री है, जैसे यहाँ पे इंडिया का सीए वैसे वहां का सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। तो वो सीपीए को तुम लोग ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट कर सकते। वो रिपोर्ट बनाएगा वहां के हिसाब से, वो रिपोर्ट यहाँ पे भेजेगा और अपना ऑडिटर वो रिपोर्ट को अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करे। समझ में आया? ये कहाँ पे? जहां पे इंडियन सीए अवेलेबल नहीं है वहां पे। अगर इंडियन सीए फर्म वहां पे अवेलेबल है तो तुम लोग उसको अपॉइंट कर सकते। समझा? इसके लिए बहुत सारे इंडिया के सीए फर्म्स वो लोग ने ग्लोबल लेवल पे अपने ब्रांचेस ओपन किए। तो जो जो फॉरेन, जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस का एक ऑफिस यूएस में भी है, तो वो ऑडिट क्यों हाथ से जाने दे? तो यूएस में ब्रांच ओपन करके रखो, ठीक है। वैसे सेम वे यूएस में बहुत सारे इंडियंस भी काम करते हैं, तो वो लोग को अगर इंडिया का टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है तो वो लोग को पकड़ो, क्लाइंट मिल जाते वहां से। और इंडिया के सीए लोगों का मगिंग कैपेसिटी इतना अच्छा है कि वहां के जो सीपीए रहते हैं उनसे इंडिया के सीए का नॉलेज बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और इसके लिए वहां की कंपनीज कभी कभी सीपीए को छोड़ के सीए को पकड़, इंडिया के सीए को, कि तुम लोग हमारा काम करो। बस। और इसलिए बहुत सारे सीए लोग सीपीए का डिग्री ले रहे थे। तो नॉलेज सीए का, डिग्री वो लोग का कंट्री का सीपीए का, तो एक ऑफिस खोल लो यूएस में, भर भर के डॉलर में कमाओ। अच्छा अच्छा एक्सपोजर है वहां पे, ठीक है। हाँ, अभी ब्रांच ऑडिट हो जाने के बाद ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेजेगा और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा, वो ब्रांच ऑडिटर को देना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट पे साइन ब्रांच ऑडिटर का नहीं आएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ही आएगा। सिर्फ उसके रिपोर्ट में ब्रांच ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, पहला सेक्शन 128 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर याद नहीं रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 128 ये बोलता है कि जो भी कंपनी है, एवरी कंपनी शेल शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस books of account and other relevant books and papers
and financial statement for every financial year, which give a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of branch office and offices, if any, and explain the transaction effect both at registered office and its branch office. And such books shall be kept on accrual system and according to the double entry system of accounting. तो ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कि अकाउंट्स कैसा रहना चाहिए, तो वो क्या बोल रहा है कि एवरी कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे सब रखना पड़ेगा। हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस अलग अलग रह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हेड ऑफिस है वो रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। तो बहुत सारी जगह पे जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस का वर्ड यूज किया। जैसे एजीएम कहाँ पे हेल्ड होना चाहिए, तो हेड ऑफिस नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस पे। तो कुछ कंपनी क्या करती है, जानबूझ के रजिस्टर्ड ऑफिस एकदम रिमोट एरिया में बनाए। एजीएम कहाँ पे करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो वो सपोज कोई एकदम छोटे से गांव में बना है, या कोई एकदम मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, छोटा सा कोई सिटी है, वहां पे बना है, तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर वहां पे जाएगा ही नहीं ना। तो कौन जाएगा, बड़े शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। एजीएम हो गया, कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, सब रिजोल्यूशन पास हो गया। समझा? तो ये सिस्टम है। तो इसके लिए वो लोग ने बोला कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन अगर तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते तो आरओसी से परमिशन लेके बाकी कोई जगह पे तुम लोग रख सकते। अब यहाँ पे जहाँ पे तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट रखोगे वहां पे ब्रांच का बुक्स भी रखना है, जिससे तुम लोग का ट्रू एंड फेयर व्यू इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस का ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल सिस्टम पे काम करना चाहिए और डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर रहना चाहिए, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग नहीं चलेगा, ठीक है। तो दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है इंक्लूडिंग ब्रांच का रिकॉर्ड। तीसरा, अक्रूवल सिस्टम पे मेंटेन करना है। चौथा, डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर ही सिस्टम रहना चाहिए। चलो आगे क्या बता रहा है। The board of director may, however, decide to keep all or any of the aforesaid books of account and other relevant papers at such other place in India. In such circumstances, the company shall, within 7 days thereof, file with registrar a notice in writing giving the full address of that other place. अगर कोई और प्लेस पे अगर रख रहे तो 7 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करो, विद इन 7 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करो कि वो फुल एड्रेस, वो प्लेस कहाँ पे, ठीक है। 128(2) क्या बोल रहा है, वेयर द कंपनी हैज ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128(1) if proper books of account relating to the transaction effected in the branch office are kept at that office, and the proper summarized return periodically are sent by branch office to company at its registered office or other place as decided. तो अगर ब्रांच ने अपना बुक्स अकाउंट ब्रांच में ही रखा तो भी चलेगा, लेकिन उसको पीरियोडिकल रिटर्न भेजना है या तो हेड ऑफिस पे या तो कोई और जगह पे जहां पे उन्होंने आरओसी को इन्फॉर्म करके बुक्स अकाउंट को रखा है। वो पीरियोडिकल रिटर्न अगर नहीं गया तो ये सेक्शन 128 कंप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। चलो अभी ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। स्टेट्स द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ अ कंपनी। क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, so the company has branch office, the accounts of that office shall be audited either by the auditor appointed for the company under this act or any other person qualified for appointment as an auditor of the company under this act and appointed under section 139. तो कंपनी का जो ऑडिटर है यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो खुद ही ब्रांच का भी ऑडिट करेगा
या तो कोई और बंदे को अपॉइंट करेंगे जो एलिजिबल है, क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, जिसको 139 के अंदर अपन अपॉइंट करें। यानी कि 139 के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ साथ ब्रांच ऑडिटर को भी अपॉइंट करना है। टाइम लिमिट वगैरह वही रहेगा, यानी कि एजीए में अपॉइंट करेगा फर्स्ट मीटिंग से लेकर 6 मीटिंग तक। फर्स्ट ऑडिटर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, फेल हो गए तो 90 डेज में ईजीए, और गवर्नमेंट कंपनी के केस पे कैग विद इन 60 डेज, फेल हो गए तो डायरेक्टर 30 डेज, फेल हो गए तो 2 महीने के अंदर बाय मेंबर्स। ठीक है, तो सब प्रोविजन ब्रांच ऑडिटर को भी एप्लीकेबल होगा। Well, the branch office situated in a country outside India, the accounts of the branch office shall be audited either by the company's auditor or by an accountant or any other person duly qualified to act as an auditor of the accounts of the branch office in accordance with the law of that country. तो तुम को बताया वैसे कि यूएस रहेगा तो सीपीए वाला बंदे को तुम अपॉइंट कर सकते, समझा? ठीक है। चलो नेक्स्ट, the duties and power of the company's auditor with reference to audit of the branch and branch auditor, if any, shall be contained in subsection 1 to 4 of 143। तो 143 का जो ऊपर हमने कवर किया राइट्स ड्यूटीज पावर्स वगैरह, वो इसको भी एप्लीकेबल। The branch auditor is appointed separately. The duties and power of the branch auditor shall be same as applicable to company auditor under section 1 to 4 of section 143। The branch auditor shall submit his report to the company's auditor। वो किसको सबमिट करेगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। He will submit the report not to board of directors, but he will submit the report to company's auditor। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा कि he will submit his report to board of directors, audit committee, shareholders and company auditor। तो कंपनी ऑडिटर राइट आंसर में आएगा। Provision of subsection 12 of section 143 regarding report of fraud by the auditor shall extend to branch auditor to the extent it relate to concerned branch। अगर ब्रांच में कोई फ्रॉड हुआ है तो ब्रांच ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है। ठीक है, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड रहेगा तो ब्रांच ऑडिटर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करे। ठीक है। जॉइंट ऑडिट 7.1.10, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं अब भी नहीं जरूरत है। जॉइंट ऑडिट यानी क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी है जिसका बिजनेस ऑपरेशन बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, तो वहाँ पे एक सिंगल फर्म को अगर अपॉइंट किया ऑडिटर के हिसाब से, तो कंपनी को फील होता है कि नहीं ये बराबर से काम नहीं कर पाए, तो इसके जगह पे वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एरिया के जो एक्सपर्ट रहते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अमालगमेशन एरिया का एक्सपर्ट फर्म है, ठीक है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए, तो उसको अमालगमेशन के ट्रांजैक्शन के लिए अपॉइंट करो। कोई टैक्सेशन में एक्सपर्ट है तो उसको टैक्सेशन मैटर के लिए कवर करो। ऐसे करते करते वो लोग एक से ज्यादा फर्म को ऑडिट असाइनमेंट असाइन करते, तो इसे बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। तो ऑडिट एक ही है, कंपनी एक ही है, लेकिन ऑडिट करने के लिए एक फर्म के जगह पे मल्टीपल फर्म्स मिलके ऑडिट करें। ठीक है। अब ऐसे में काम डिवाइड कैसे करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके लिए सी इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किया। ठीक है, तो वो अपने को यहाँ पे पहले कवर करना है। तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट ऑडिट। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, जॉइंट ऑडिट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सिंगल ऑडिटर। एक ऑडिटर पे इतना सारा काम आएगा तो कर नहीं पाएगा, तो उससे अच्छा कि डिवाइड कर लो, सब लोग मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी से होगा और अच्छे से होगा। सेकेंड, सिंस डिफरेंट ऑडिटर में बी एंगेज टू हैंडल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अकाउंट्स, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल इवन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टाइमली कंप्लीशन पॉसिबल है, जो सिंगल ऑडिटर अगर ऑडिट करेगा तो मे बी पॉसिबल के नहीं होगा।
नेक्स्ट है ऑडिटर में शेयर देयर एक्सपर्टाइज इन सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस। हर एक का खुद का एक एक्सपर्टाइज का एरिया है। तो अगर ये अलग अलग फर्म को अगर अपॉइंट करे तो एक ए फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई बी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो सभी का एक्सपर्टाइज कंपनी को काम है। ठीक है। जॉइंट ऑडिट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क टू ग्रेट एक्सटेंट। क्वालिटी इंप्रूव होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर ई, देयर मे बी हेल्दी कंपटीशन अमंग द ऑडिटर्स व्हिच improves the quality and speed of audit work। अगर एक फर्म के जो एम्प्लॉइज है वो फास्ट फास्ट काम करे, दूसरे फर्म के एम्प्लॉय स्लो स्लो काम करे, तो आपस में कंपटीशन होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा कि अरे वो फटक से काम कर रहे हैं हम क्यों नहीं, वो इतना जो अच्छे से काम कर रहे हैं हम क्यों नहीं। ठीक है। तो वो चक्कर में ओवरऑल बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो हेल्दी कंपटीशन ये कंपनी को बेनिफिट देगा। अंडर जॉइंट ऑडिट इट इज पॉसिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट ऑडिटर्स एट द सेम टाइम। सभी का वो पॉइंट ये रिपीटेड है ऊपर जो लिखा था कि सभी का जो एक्सपर्टाइज है उसका फायदा कंपनी को होगा, वही सेम पॉइंट यहाँ पे। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस बोला तो ड्रॉबैक्स क्या है? तो पहला तो एस्टेब्लिश ऑडिटर में है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ओवर लेस एक्सपीरियंस वन। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्रिएट होगा, यानी कि उसको फील होगा कि वही सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर है। ठीक है। तो वो थोड़ा इगोइस्टिक काम करेगा, दूसरा ऑडिटर उसे बात करने को आएगा तो प्रॉपरली आंसर नहीं देगा, उसको इग्नोर करने को ट्राई करेगा, उसको नीचा दिखाने को ट्राई करेगा, इतना नहीं पता है तुझे, ये मैटर मेरे पास क्यों लेके आया, वगैरह। ठीक है। तो इससे काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकेंड है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटी। ऑब्वियसली स्मॉल एंटिटी का बिजनेस इतना छोटा है कि एक ऑडिटर भी कभी कभी टाइम पास करता है, तो दो तीन को कहाँ अपॉइंट करें। और दूसरा कि कॉस्ट वाइज भी वो लोग का एफोर्ड होगा ही नहीं। छोटे कंपनीज है, क्योंकि दो ऑडिटर को अपॉइंट किया तो लोग अपना रेम्यूनरेशन कम नहीं करेंगे, दोनों अपना फुल रेम्यूनरेशन लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आधा आधा काम करने तो रेम्यूनरेशन कम हो गए। ऑप्शन तुम लोग के पास है, हमको अकेले को अपॉइंट करो, हम लोग पूरा काम अकेले कर लेंगे। अब दो जन को अपॉइंट किया तो हम लोग हमारा फीस कम नहीं करेंगे। समझा? एट टाइम्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑडिटर में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे और इससे काम ओवरऑल डिले हो जाएगा। देयर मे बी अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ एनी वर्क। नॉर्मली यहाँ पे ऐसे होता है कि दोनों के बीच पे एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि जैसे स्टॉक कौन ऑडिट करेगा, असेट फिक्स्ड असेट का वेरिफिकेशन कौन करेगा, एक्सपेंसेस का वाउचिंग कौन करेगा, इनकम कौन वाउच करेगा। तो ऐसे लोग एग्रीमेंट करते हैं, तो राइटिंग में रहता है कि ये ऑडिटर ए करेगा, ये ऑडिटर बी करेगा। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स रह गए कि जो दोनों को मिलके ही करने पड़े। अब बैलेंस शीट का ओवरऑल प्रेजेंटेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं, वो चेक करने का काम दूसरा ऑडिटर पे अपन डाल नहीं सकते, क्योंकि वो क्रुशियल मैटर है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकला तो दोनों फर्म मरेंगे, तो वो दोनों फर्म मिलके काम करेगा, लीगल मैटर्स टेक्निकल मैटर्स वगैरह। तो उसमें लायबिलिटी किसको असाइन करे? दोनों एक दूसरे पे धकेलने को ट्राई करेगा, वो देखेगा ये काम मैंने नहीं किया उसने किया, तो प्रूव कैसे होगा? ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न में भी निग्लेक्टेड। जो कॉमन दोनों ऑडिटर का कॉमन एरिया है, वो एक बोलेगा कि दूसरा कर रहा है, दूसरा बोलेगा कि पहला कर रहा है, और दोनों ने नहीं किया। तो ऐसा निग्लेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एज्यूम करे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ वो कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो नहीं कर रहा है मैं कर रहा हूँ, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। द ऑडिटर टू हैव टू शेयर द पीस। ठीक है। जो बहुत बड़ा कंसर्न। चलो अभी ऐसे 299, ये ऐसे का नंबर याद रहेगा तो बेस्ट है। ऐसे 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर ऐसे का नाम है। ठीक है। उसे कुछ गाइडलाइंस दिया है। गाइडलाइंस क्या है? पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। पॉइंट नंबर वन, डिवीजन ऑफ वर्क में जॉइंट ऑडिटर जब ये अपॉइंट होगा तभी म्यूचुअल डिस्कशन से
दोनों को मीटिंग करना पड़ेगा, म्यूचुअली डिस्कशन होगा, divide the work among themselves. The division of work would be usually be in the form of audit of identifiable unit or specified areas. In some cases, due to the nature of the business of the entity under audit, such division of work may not be possible. तो जनरली लोग क्या करेंगे, जैसे डिविजन से रहेंगे तो डिवीजन आपस में बांट लेंगे कि ये डिवीजन का ऑडिट मैं करता हूँ, ये डिवीजन का तू कर वगैरह। जैसे अगर गोदरेज है तो गोदरेज का कपबोर्ड डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डिवीजन है, उसका एफएमसीजी डिवीजन है, स्टील डिवीजन है, ठीक है, उसका लॉक डिवीजन है, उसके बहुत सारे डिविजन है। तो हर एक ऑडिटर एक एक काम संभालेगा कि चलो लॉक का ऑडिट ए करेगा, एफएमसीजी का बी करेगा, उसका फर्नीचर डिवीजन का सी करेगा, प्रॉपर्टी डिवीजन का डी करेगा। तो हर एक जन अपना अपना काम संभालेगा, तो इसे ओवरलैपिंग वर्क नहीं होगा, यानी कि एक ही काम दो जन करे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। In such situation, the division of work may be with reference to items of asset or liability or income or expense or with reference to period of time. ठीक है, तो लोग डिवीजन कैसे करेंगे? तो फिक्स्ड एसेट एक जन को दे दो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दूसरे को दे दो, एक्सपेंस तीसरे को दे दो, इनकम चौथे को दे दो, ठीक है। और टाइम पीरियड के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि पहले 6 महीने का ऑडिट मैं करूंगा, दूसरा 6 महीने का तू कर, ठीक है। Certain areas of work, owing to their importance or owing to nature of the work involved, when often not to be divided and would be covered by all the joint auditors. तो कुछ काम ऐसे रहेंगे जो सब लोग को मिलके करना पड़ेगा, वो नेचर ऐसा है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, लीगल है, टेक्निकल है, जिसमें सबको मिलके काम करना कंपलसरी, एक जन पे भरोसा करके नहीं चले। The division of work among the joint auditor as well as the areas of work to be covered by all of them should be adequately documented and preferably communicated to the entity. तो ये डॉक्यूमेंट करो यानी कि राइटिंग में लिख के ले लो और एंटिटी को इन्फॉर्म करो कि कौन क्या काम करने वाला है, यानी कि कंपनी को भी बता रहना चाहिए कि उसने 2-3 लोगों को अपॉइंट किया तो कौन सा ऑडिटर क्या काम कर रहा है। Next, point number B, coordination. Where in the course of his work, joint auditor comes across a matter which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditor and which deserve their attention or which require the disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditor, they should communicate the same to other joint auditor in the writing. This should be done by the submission of report or note prior to finalization of audit. यानी कि अगर सपोज असेट का ऑडिट एक जन कर रहा है, एक डिवीजन दूसरे ऑडिटर ने लिया, तीसरा डिवीजन तीसरे ऑडिट ने लिया, और जब भी दूसरा ऑडिटर को चेक कर रहा था तभी उसके पास कोई असेट का इंफॉर्मेशन आया, तो जो असेट वाला ऑडिटर है ना उसको इन्फॉर्म करना चाहिए राइटिंग में कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चला है ऑडिट के टाइम पे जो तेरे रिपोर्ट के लिए तुझे काम आए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्म करना वो लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काउंट होता है। रिलेशनशिप अमंग जॉइंट ऑडिटर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट ऑडिटर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे असाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने जो काम किया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। So instead of audit work divided among the joint auditor, each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. ठीक है, तो जिसने जो ऑडिट किया वो ही काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसका रिपोर्टिंग सेपरेट था या तो एक कंबाइंड रिपोर्ट सभी ने मिलकर बनाया, दोनों केस पे जितना भी काम उसने किया उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे। यानी कि अगर असेट का ऑडिट मैंने लिया, इनकम और एक्सपेंस का ऑडिट प्रसाद सर ने लिया, दोनों ने एग्रीमेंट एक पेपर पे लिख के वो डिसाइड कर लिया, और बाद में आगे चल के अगर एक्सपेंस इनकम में कोई फ्रॉड निकला तो मैं रिस्पॉन्सिबल गिना नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने असेट लायबिलिटी का ऑडिट किया था, प्रसाद सर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गिने जाए। आ समझ गए, ठीक है। ऑन द अदर एंड, all the joint auditors are jointly and severally responsible। कौन से मैटर्स के लिए वो लोग जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है?
जॉइंटली और सेवरली यानी कि एक साथ रिस्पॉन्सिबल है। पॉइंट नंबर 1, in respect of the audit work which is not divided among the joint auditors and is carried out by all of them, ऐसा काम कि जो उन्होंने डिवाइड किया ही नहीं था, नॉट डिवाइडेड, ठीक है, विच इज कैरिड आउट बाय ऑल ऑफ देम, सभी ने मिलके काम किया। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट वगैरह, वो सभी ने मिलके ऑडिट किया था, वो सभी लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल है, उस पर एक जन पे अपन डाल नहीं सकते वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, in respect of decision taken by all the joint auditors concerning the nature, timing and extent of audit procedure to be performed by any of the joint auditors, it may however be clarified that all the joint auditors are responsible only in respect of the appropriateness of their decision concerning the nature, timing and extent of audit procedure agreed upon by them. Proper execution of this audit procedure is the separate and specific responsibility of the joint auditors concerned. तो जब ये प्लानिंग का स्टेज रहता है ना, तो प्लानिंग के स्टेज में अपने को नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना है। ऑडिट कितने एक्सटेंट तक करना है, कितना डीप जाना है, कितने टाइम में करना है, कौन क्या काम करेगा, ये सब अपने को प्लानिंग के स्टेज में डिसाइड करना रहता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट है, सेवरल है, यानी कि एक फर्म, फॉर एग्जाम्पल मैं और प्रसाद सर, हम दोनों को जॉइंट ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट किया, मेरा फर्म अलग है, प्रसाद सर का फर्म अलग है, तो प्रसाद सर ने नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग डिसाइड कर लिया, उन्होंने मुझे बताया कि अपन ये वैसे ऑडिट करेंगे, मैंने कहा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, और आगे चल के कोई प्रॉब्लम निकला, ठीक है, तो प्रसाद सर अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, मैं भी रहूंगा, क्योंकि वो प्लानिंग स्टेज है, प्लानिंग में सभी को मिलके ही काम करना, वो अकेले एक जन पे डाल नहीं सकते। अब प्लानिंग दोनों ने मिलके किया कि अपन 7 दिन के अंदर ये ऑडिट करेंगे वगैरह, लेकिन मैंने फास्ट फास्ट काम किया और मैंने ऑडिट प्रॉपरली कर लिया, प्रसाद सर ने काम फास्ट फास्ट नहीं किया, टाइम पे नहीं किया, डिले किया वगैरह, और कुछ एरिया मिस हो गए, तो उसके लिए प्रसाद सर अकेले रिस्पॉन्सिबल हो गए, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि प्लानिंग साथ में किया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना, हम दोनों का मेक थोड़ी है कि साथ में मिलके काम करेंगे, तो तेरे एरिया में काम कर, मैं मेरे एरिया में काम कर रहा हूँ, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑडिटर ने प्रॉपर काम नहीं किया तो उसके लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? पॉइंट नंबर सी, in respect of matters which are brought to the notice of joint auditor by one of them and on which there is an agreement among the joint auditors, यानी कि प्रसाद सर ऑडिट कुछ कर रहे थे, ऑडिट करते करते उनको कोई मैटर थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, प्रॉपर नहीं लगा, तो उन्होंने वो मैटर अपने तक नहीं रखा, उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया कि सर मेरे ये देखिए यहाँ पे मुझे ये एंट्रीज में थोड़ा जोर लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया, उन्होंने कहा ठीक है चलो ये हिसाब से अपन रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो मैटर के लिए इवन दो वो एरिया प्रसाद सर के अंदर कवर होता है, लेकिन उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे भी इन्फॉर्म किया और हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके वो रिपोर्टिंग किया, यानी कि अगर प्रसाद सर ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया रहता ना, तो वो अकेले रिस्पॉन्सिबल हो, तो अपने लाइब्रेरी से बचना है तो दूसरे को इन्फॉर्म करो। तो अपन अकेले नहीं रह गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी कंप्लाइंग विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट, ये दोनों को बताया वैसे शेड्यूल 3 का जो डिस्क्लोजर्स वगैरह है वो अकेले एक जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंपलसरी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही काउंट हो। फॉर ensuring दैट ऑडिट रिपोर्ट complies with the requirement of relevant statute, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंपनीज एक्ट का पूरा फॉर्मेलिटी कवर करते हुए हमने बनाया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी जॉइंट में आएगा, अकेले एक जन का नहीं आएगा, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन अदर ऑडिटर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये बोलता है कि तुम लोग दूसरे ऑडिटर के ऊपर डिपेंड रह सकते, यानी कि जब ये जॉइंट ऑडिट है तो जो दूसरा जॉइंट ऑडिटर है तुम लोग उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हो, अगर तुम लोग का ब्रांच का सेपरेट ऑडिटर है तुम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते, ठीक है, वरना तुम लोग इमेजिन करो एसबीआई जैसे बैंक,
उसके ऐसे ऐसे लोकेशन पे भी ब्रांच है कि जहाँ पे अभी तक पक्के रोड भी नहीं बने, छोटे छोटे गांव, एकदम खेड़े गांव, ऐसा 20-25 घर रह गए, उस पे एक एसबीआई का ब्रांच है, थोड़ा सा खोली रहेगा, बस ब्रांच खत्म, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही नहीं है वहां पे जाके। लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट बैंक है, इसके लिए उसका ब्रांचेस ओपन किए। अब हर ब्रांच के लिए एक ऑडिटर को बोला कि जाके तो ऑडिट कर, वो 1 साल जाएगा ना तो भी उसका पूरे इंडिया का सभी ब्रांचेस वो कवर नहीं कर पाए। और एसबीआई का तो फॉरेन ब्रांचेस भी है। ठीक है, तो इस पर दोनों ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। और ब्रांच ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है उसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई कर सकता है कि उसे बराबर काम किया ही रहेगा। उसको डाउट आया तो वो जा सकता है, उसको पावर में कवर होता है, लेकिन उसके ड्यूटीज में कवर नहीं होता कि नहीं ब्रांच ऑडिट हुआ तो भी तुझे जाना ही चाहिए। उसे रिपोर्ट भेजा, इसको बराबर लगा तो वो बोलेगा ठीक है, अभी मैं कुछ जाता नहीं हूँ, वो रिपोर्ट हो गया। समझा? ठीक है, तो यही पॉइंट है, डिपेंडेंस ऑन अदर ऑडिटर दैट इज अलाउड। ठीक है, तो वहां पे जो पैराग्राफ आया ना वो एक बाय मिस्टेक एंटर हो गया। तो ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटर्ड टू रिलाई अपॉन द अदर जॉइंट ऑडिटर फॉर ब्रिंगिंग to his notice any departure from the generally accepted accounting principles or any material error notice in the course of audit। तो दूसरे जॉइंट ऑडिटर पे वो रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसको इंपोर्टेंट मार्क करो। इसके ऊपर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज 3 ऑडिटर को अपॉइंट किया जॉइंट ऑडिटर के हिसाब से, 3 में से 2 बोल रहे हैं कि क्लीन रिपोर्ट दे दो, ट्रू एंड फेयर व्यू वैसा रिपोर्ट दे दो, और तीसरा वाला बोल रहा है कि नहीं क्वालिफाइड रिपोर्ट दो, क्लीन रिपोर्ट मत दो। ठीक है, तो ऐसे केस में फाइनली डिसीजन होगा कैसे, रिपोर्टिंग होगा कैसे? तो तीनों जन में से 3 में से 2 बोल रहे हैं कि क्लीन रिपोर्ट, तीसरा बोल रहा है कि नहीं क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो मेजोरिटी के साथ गए तो क्लीन रिपोर्ट देना पड़े। यहाँ पे ऐसे ये बोलता है कि दोनों को मेजोरिटी के साथ नहीं जाना, पहले तो लोग आपस में डिस्कशन करो। अगर तीनों जन एक ही मुद्दे पे एग्री हो गए, जो होना कंपलसरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि मेजोरिटी हाँ बोल रहे तो अपन भी हाई बोले, तो दोनों आपस में डिसाइड करो, अगर तीनों का व्यू एक ही है तो एक ही सिंगल रिपोर्ट बना दो, क्लीन रिपोर्ट दे दो, किस्सा खत्म। लेकिन 3 में से 2 जन बोल रहे हैं क्लीन और एक बोल रहे हैं क्वालिफाइड, तो तुम लोग 2 अलग अलग रिपोर्ट बनाओ, एक क्लीन और एक क्वालिफाइड, सेपरेट रिपोर्ट सबमिट करो। अगर तीनों जन अलग अलग बोल रहे हैं, एक बोल रहा है क्लीन, एक बोल रहा है क्वालिफाइड, एक बोल रहा है डिस्क्लेमर, तो 3 रिपोर्ट बनाओ और 3 रिपोर्ट सबमिट करो। मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जाना नहीं, मेजोरिटी के साथ गए तो जिसने मना किया था माइनॉरिटी वाला, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अननेसरी उसके ऊपर आएगा। तो वो क्यों अननेसरी फंसे? तो सब लोग अपना अपना रिपोर्ट दे सकते हैं, जिसने जो ऑडिट किया उसका रिपोर्ट वो दे, जिसने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया उसके हिसाब से। अगर क्लीन दिया तो क्लीन वाला गया था हमसे। लेकिन एक बंदा पूरा ऑडिट रिपोर्ट तो दे ही नहीं पाएगा ना, ये वो लोग ने काम को डिवाइड किया है। अगर हर कोई पूरा पूरा ऑडिट कर रहा है तो अलग अलग जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करके फायदा ही नहीं है। जॉइंट ऑडिटर ने क्या, दोनों काम को डिवाइड करो। तो अगर एक ने बैलेंस शीट किया और एक ने पीएनएल किया, बैलेंस शीट वाले ने क्लीन दिया, पीएनएल वाले ने क्वालिफाइड दिया, और बैलेंस शीट में गड़बड़ निकला तो बैलेंस शीट वाला मरेगा। ठीक है, वैसा। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, नॉर्मली द जॉइंट ऑडिटर्स आर एबल टू अराइव एट दी अग्रीड रिपोर्ट, यानी कि कॉमन रिपोर्ट वालों के लिए वो लोग रेडी होते हैं। However, where the joint auditors are in disagreement with with regard to any matter to be covered in the report, each one of them should express his own opinion through a separate report। ठीक है, वो लोग को सेपरेट रिपोर्ट के थ्रू अपना ओपिनियन देना है। A joint auditor is not bound by the view of majority of the joint auditors regarding to the matter covered in the audit report and should express his opinion in a separate report in case of disagreement। तो दोनों को बताया वैसे कि मेजोरिटी के साथ जाना नहीं है।
चलो अभी रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी क्या है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस पे सिर्फ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अपने को कवर करना है, बाकी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नीचे जो दिया है ना, पॉइंट नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऑडिट कमेटी में कौन कौन रहेगा, किसको फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, पैराग्राफ में लिखा है हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी। एंड फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, वो अगर नीचे के 3 पॉइंट में कवर हुआ तो वो लोग को भी ऑडिट कमेटी कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई लिमिट कुछ भी चेक नहीं करना है। लिस्टेड है तो बाय डिफॉल्ट उसको कंपलसरी। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, कौन सा क्लास ऑफ कंपनी, पहला, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो। दूसरा, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तो। ऑल पब्लिक कंपनीज जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग और डिबेंचर्स और डिपॉजिट वो एक्सेडिंग 50 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी इस पे कवर्ड ही नहीं है। तीनों जगह पे पब्लिक कंपनी का ही वर्ड यूज हुआ है, तो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे कवर्ड नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी यहाँ पे कवर्ड होगा। तो देखो, पहला लिस्टेड, ठीक है, दूसरा पब्लिक लेकिन अनलिस्टेड, उसमें लिमिट क्या है, तो 3। सबसे पहले पेडअप, पेडअप कितना, 10 करोड़। दूसरा टर्नओवर, टर्नओवर कितना, 100 करोड़। और तीसरा बोरोविंग्स, 50 करोड़। तो 10, 100, 50 ऐसा लाइन से याद करने, 10, 100, 50। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑलवेज टर्नओवर रहता है, सबसे लोवेस्ट पेड अप कैपिटल रहता है, जो बच गया वो बोरोविंग है। ठीक है, हर एक जगह पे ये 3 लिमिट ही दिया हुआ। कुछ जगह पे नेटवर्थ आया, पेड अप कैपिटल की जगह पे नेटवर्थ वालों ने वर्ड यूज किया, बाकी जनरली पेड अप कैपिटल ही है। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट वाला पेड अप, सबसे हाईएस्ट वाला टर्नओवर, और जो बीच का रहेगा वो बोरोविंग। ठीक है, तो 10, 100, 50, 10, 100, 50। ठीक है, कॉम्पोजिशन, इस पे कौन कौन रहेगा कमेटी में। तो ऑडिट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजोरिटी, मेजोरिटी इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, तो 3 में से 2 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शुड बी अ पर्सन विद एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड का रहना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रीड करने को नहीं आता और ऑडिट कमेटी का चेयरमैन या मेंबर बन गया है, तो उसको रख के कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मेजोरिटी मेंबर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने के कैपेबल रहने चाहिए। अब ये फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, इस पे 4 से 5 पॉइंट कोई भी इजी इजी याद कर लेने का। एक पॉइंट तो तुमको को पता है कि ऑडिटर का नाम रेकमेंड करना है। कैजुअल वैकेंसी जब भी होगा तभी भी वो रेकमेंड करेगा एक ऑडिटर का नाम, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ये नाम रेकमेंड करेगा। ठीक है, तो पहला, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, किसको अपॉइंट करना है, कितना रेम्यूनरेशन देना है, कितने टर्म्स के लिए अपॉइंट करना है। ठीक है, ये पहला। दूसरा, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसका एग्जामिन करने का। अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विथ रिलेटेड पार्टीज,
रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजेक्शन होगा उसको अप्रूव करने का काम ऑडिट कमेटी का रहता है। रिलेटेड पार्टीज यानी कि कंपनीज अंडर द कॉमन मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स का कोई रिलेटिव्स का कंपनी, वो सब। तो वो कंपनी के साथ अगर तुम डीलिंग कर रहे हो और उस पर अगर अपनी कंपनी को लॉस हो रहा है तो वैसे ट्रांजेक्शन को अप्रूव ये नहीं करे। ठीक है। स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ग्रुप कंपनीज एक दूसरे को लोन देती है, तो वो लोन्स कंपनी के फेवर में है कि नहीं, वो अप्रूव करने का। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग असेट ऑफ द कंपनी वेन एवर नेसेसरी। तो अमालगमेशन वगैरह कुछ हो रहा है और कंपनी का वैल्यू वगैरह निकालना है। जैसे ये टाटा ने बिस्लरी को टेक ओवर करने का प्रपोजल डाला था, तो बिस्लरी ने 20,000 करोड़ वैल्यूएशन बताया। हमें टाटा ने बोला कि ये ओवर वैल्यूएशन है, हम लोग को नहीं चाहिए। तो बिस्लरी ने प्रपोजल वापस ले लिया, बोलते कि मेरी बेटी अभी बिजनेस संभालेगी, हम लोग को कंपनी बेचना नहीं है। टाटा बोलता है कि नहीं, आपका वैल्यूएशन भी ज्यादा है तो हमको भी खरीदना नहीं। डील कैंसिल होगा। बाकी टाटा बिस्लरी को टेक ओवर करने वाला। बिस्लरी का जो ऑनर है वो ओल्ड एज हो गया, तो बोलता है कि अभी मैं कितना बिजनेस को संभालू, तो मैं बिजनेस को बेच के फ्री होता। तो उसकी बेटी आ गई, बोलते कि नहीं मैं संभाल। बेटा नहीं है उसको। चलो। तो वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स वगैरह, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल कंट्रोल, सॉरी, ये इंटरनल कंट्रोल, उसको चेक करते रहो, उसको इंप्रूव करते रहो। मॉनिटर द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स। जो पर्पस के लिए फंड रेज किया है वो पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, वो इंश्योर कर। पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी में आस्क फॉर ऑडिटर्स कमेंट। अगर उसको लगेगा कि नहीं, ये ऑडिटर को पूछते हैं तो उसको क्या फील होता है इसके बारे में, तो पूछ सकते हैं और ऑडिटर को उसका आंसर देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन, अगर वो लोग को कुछ मैटर्स में लगा कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, फ्रॉड एरर कुछ लग रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बोर्ड्स रिपोर्ट एंड ऑडिट कमेटी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट बनता है उस पर भी ऑडिट कमेटी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, सॉरी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह बनता है, उस पर ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह का डेटा उस पर कितना ऐड करना है वो लोग बताते हैं। विसल ब्लोअर पॉलिसी एंड सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, ये दो नए पॉइंट्स है जो कंपनीज एक्ट 2013 में डाले गए। विसल ब्लोअर पॉलिसी में क्या है कि अगर सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसको कंपनी के फ्रॉड के बारे में पता चला कि कंपनी का कोई बड़ा ऑफिसर, एकदम पावरफुल बंदा, वो कंपनी में फ्रॉड कर रहा है। कंपनी का कोई डायरेक्टर है, एमडी है, सीईओ है, ऐसा कोई बंदा कंपनी में फ्रॉड कर रहा है। अकाउंटेंट है, उसको पता है कि वो फ्रॉड कर रहा है क्योंकि उसी के पास वो पैसा लेके जाते हैं। अब अकाउंटेंट अगर उसको मना करेगा तो वो जॉब से निकाल देगा, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि विक्टिमाइजेशन होगा। विक्टिमाइजेशन यानी कि अगर वो आवाज उठाया तो उसका जॉब जाएगा, और अगर आवाज नहीं उठाया तो उसका नाम भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाए, कि उसको पता था फिर भी क्यों बताया। ठीक है, तो वो करेगा क्या? कभी कभी वो डायरेक्टर को अपोज करते हैं, तो डायरेक्टर उसको धमकाते हैं कि तेरे नाम पे नेगेटिव पब्लिसिटी हम लोग मार्केट में कर रहे हैं, तो तू यहाँ से तो जॉब से जाएगा, कोई और कंपनी को भी अपन हम लोग अपॉइंट करने को नहीं दे, क्योंकि ये लोग बड़े इन्फ्लुएंसिंग पर्सन रहते हैं। तो अगर कोई और कंपनी में ज्वाइंट हुआ और ये लोग को पता चला कि ये दूसरा कंपनी ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे डायरेक्टर को जाके ये लोग फोन करेंगे कि उसको निकाल, वो हमारी कंपनी में फ्रॉड करके गए। तो सामने वाला तो बड़े बंदे का ही सुनेगा ना, वो एम्प्लॉय का थोड़ी सुनेगा। तो ऐसे धमका के भी वो लोग फ्रॉड करवाते। तो ऐसे विक्टिमाइजेशन से बचने के लिए विसल ब्लोअर पॉलिसी डेवलप हुआ। तो इस पे कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ऑडिट कमेटी को चुपके से इन्फॉर्म करेगा कि फ्रॉड हुआ है, और उसको अपना नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। ऑडिट कमेटी डायरेक्टर से फाइट करेगा, ठीक है, लेकिन वो एम्प्लॉय का नाम लिए बिना, ताकि वो एम्प्लॉय अननेसेसरी ये सब चक्कर में फंसे। समझा? ये विसल ब्लोअर पॉलिसी, पता चला? अब ये बात अलग है कि अगर वो जो बंदा है वो ऑडिट कमेटी का भी मेंबर है तो प्रॉब्लम, लेकिन सिस्टम डेवलप हुआ है सेफगार्डिंग ऑफ ह्यूमन राइट, अपन बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज को बचाने के लिए।
केसेस श्योर करके जाना।